गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी बीएड फाइनल ईयर में हम पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में और हम पहुंच चुके हैं वर्णकों के बाद अब लाइट और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। इनके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश या अवशोषण स्पेक्ट्रम, प्रकाश या अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल का मतलब दृश्यमान, तो सूर्य की विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं और इसी के दृश्यमान भाग को हम क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य की किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्यमान भाग को हम क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और विजिबल स्पेक्ट्रम का मान, विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो कितना होता है? 390 nm से लेकर 760 nm तक के बीच का, जो इन दोनों के बीच का जो भाग है वो आता है विजिबल स्पेक्ट्रम में। इसमें 7 विभिन्न रंग होते हैं जो जिनकी अपनी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य होती है। इनमें 7 विभिन्न रंग होते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य पाई जाती है। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। देखिए, जो लाइट स्पेक्ट्रम है, लाइट स्पेक्ट्रम, वो जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है उसमें मैंने आपको बताया कि 390 से लेकर 760 nm के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। 390 से लेकर 760 nm कौन कौन सी होती हैं देखिए ज़रा। पहले हम बना लेते हैं इस तरह से एक टेबल और इस टेबल से हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो 7 कलर होते हैं। पहला वॉयलेट होता है, दूसरा ब्लू होता है। पहला होता है वॉयलेट, दूसरा है ब्लू, ठीक है। ब्लू के बाद आता है इसमें तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गी और फिर ग्रीन, ये आ गया ब्लू ग्रीन, फिर आता है ब्लू ग्रीन और फिर उसके बाद आता है ग्रीन, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए हैं। अगला आता है येलो ऑरेंज रेड, ठीक है, ये आ गया येलो, फिर आता है रेड ऑरेंज, फिर आता है ऑरेंज और फिर आता है रेड और फिर आ जाती है इंफ्रारेड, फिर आ गई इंफ्रारेड और इधर आती है अल्ट्रा वायलेट, ये आ गई अल्ट्रा वायलेट। क्लियर? ये जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इनके बीच का ये वाला, ये क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये है विजिबल स्पेक्ट्रम। क्लियर? विजिबल स्पेक्ट्रम है। इसके पहले और इसके बाद, यानी इधर ये आ गया और इधर आ गया ये वाला, तो ये तो हो जाता है इंफ्रारेड और ये हो जाता है अल्ट्रा वायलेट। जैसा कि ऊपर बनाया हुआ है उसी तरह से। तो 390 कहाँ आएगा? ये 390 आ गया, फिर आ गया 430, 430 के बाद आता है 70, फिर 500, फिर 560, ये आ गया 470, ये आ गया 500, फिर आ गया 560, फिर आ गया 600, 600 के बाद आता है 650 और फिर आता है 760। ये nm का मान है, ठीक है। इसके बाद देखें हम, जो अल्ट्रा वायलेट है उससे पहले क्या होगा? यहाँ पर एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। सबसे पहले कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड और फिर आता है इसके बाद सबसे लास्ट में आता है इलेक्ट्रिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रिक रेडियो। तो जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है ये कहाँ है? 390 से लेकर 760 के बीच में।
अब अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ मूलभूत बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पादप में जो वर्णक होते हैं वो पादप वर्णक सभी पादप वर्णक द्वारा प्रकाश की सभी विकिरणों का अवशोषण नहीं किया जाता। पहली बात तो ये, ठीक है, सभी तरंगधैर्घ्य का अवशोषण नहीं किया जाता। अब क्लोरोफिल अणु जो है उसमें दृश्य प्रकाश के विशिष्ट तरंगधैर्घ्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्लोरोफिल में दृश्य प्रकाश के विशिष्ट तरंगधैर्घ्य को अवशोषण करने की क्षमता होती है। एक क्लोरोफिल सॉल्वेंट हमने बनाया है, एक क्लोरोफिल का विलयन है। इस क्लोरोफिल विलयन को अगर प्रकाश मार्ग में रखा जाए तो प्रकाश की वही तरंगधैर्घ्य अवशोषित होती है जो कि विशिष्ट होती है। किसके लिए? क्लोरोफिल के लिए। तो प्रकाश की विशिष्ट तरंगधैर्घ्य का अवशोषण ही क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है और इसे मापा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा। इसका मापन हम किससे करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा करते हैं। तो प्रकाश स्पेक्ट्रम का वह भाग जो क्लोरोफिल विलयन द्वारा अवशोषित किया जाए उसको हम क्या कहेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश स्पेक्ट्रम का वह भाग जो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाए उसे हम कहेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम, और विभिन्न क्लोरोफिल अणु का अपना अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। ये याद रखना है, विभिन्न क्लोरोफिल अणुओं का अपना अवशोषण स्पेक्ट्रम पाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें हम। देखिए, जो क्लोरोफिल ए है उसका रेड कलर होता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, ये है रेड, तो इसका जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा 662 nm। इसकी तरह जो ब्लू वायलेट है उसका होगा 430। इसी तरह क्लोरोफिल बी का रेड के लिए देखें, क्लोरोफिल बी का रेड के लिए होता है 644। तो एक निश्चित अवशोषण स्पेक्ट्रम पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम की। एक्शन स्पेक्ट्रम की परिभाषा काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि प्रकाश की जो विभिन्न तरंगधैर्घ्य है उनका स्वपोषी पादप की फोटोसिंथेसिस क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव, उसको हम क्या कहेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। प्रकाश की विभिन्न तरंगधैर्घ्यों का स्वपोषी पादप की फोटोसिंथेसिस क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और यह उच्च पादपों में अवशोषण स्पेक्ट्रम के समानांतर होता है। ये भी याद रखना है आपको, यह उच्च पादपों में अवशोषण स्पेक्ट्रम के समानांतर होता है, ठीक है, पैरेलल होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम के। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट विजिबल स्पेक्ट्रम है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम क्या है उसका मान आपको याद रखना है। एक्शन स्पेक्ट्रम का जो है मान वो आपको याद रखना है। अवशोषण स्पेक्ट्रम की जो परिभाषा है वो भी याद रखनी है। एक्शन स्पेक्ट्रम की परिभाषा याद रखनी है। बस यहाँ से क्वेश्चन यही आएंगे। आगे है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और स्थानांतरण कैसे होता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण व स्थानांतरण कैसे होता है? देखिए, हम फोटोसिंथेसिस में ये तो पढ़ लेते हैं कि जो पिगमेंट हैं वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। क्लियर? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण का मतलब यही है कि विकिरण जो है वो पादपों में उनके जो वर्णक है उनके द्वारा अवशोषित की जाती हैं, फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाती है। हम इतना पढ़ने में ही रह जाते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होने के बाद किस तरह से ऊर्जा आगे मूव करती है, उसका स्थानांतरण होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, प्रत्येक क्लोरोफिल अणु जो है वो कई परमाणुओं से मिलकर बनता है। सब जानते हैं कि क्लोरोफिल अणु कई परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं? परमाणु का जो केंद्र है उसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, क्लियर। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों ओर निश्चित कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं?
ये इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते रहते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन, मध्य में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें क्या है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन की ये जो अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये जो अवस्था है जिसमें ये चारों ओर इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेज। ग्राउंड स्टेज का मतलब है स्थायी अवस्था, ये है स्थायी अवस्था, ठीक है। इसे हम क्लोरोफिल की ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब जब क्लोरोफिल अणु फोटोन या क्वांटम को या प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ये जैसे प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, ये अवशोषित करेगा। क्लियर? ये प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो अवशोषित करने के बाद यह ऊर्जा परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर ये ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाती है। अब ऊर्जा का मान पहले निश्चित ऊर्जा थी, यहाँ से और विकिरण में जब ऊर्जा आई तो यहाँ पर ऊर्जा का मान बढ़ गया, ठीक है। तो अधिक ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊर्जा कक्ष में ट्रांसफ़र होने लगते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था आ जाती है। यहाँ पर ऊर्जा का मान ज़्यादा हो गया तो ये कहाँ चला गया है, ये बाह्य ऊर्जा कक्ष में आ गया है, ठीक है। इस तरह से ये बाह्य ऊर्जा कक्ष में आ गए हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये बाह्य ऊर्जा कक्ष में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए बाह्य ऊर्जा कक्ष में जब ये आ जाता है तो यह है इसकी अस्थिर अवस्था, अनस्टेबल जो स्टेज है वो इसे हम कह सकते हैं, ये अनस्टेबल स्टेज है। कौन सी है, अनस्टेबल स्टेज। और यहाँ पर ये कितनी देर रहता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने जो निश्चित कक्षा है वहाँ से निकलकर ये बाह्य ऊर्जा कक्ष में आ चुका है, ठीक है। बाह्य ऊर्जा कक्ष में आ गया है और यहाँ पर ये कितनी देर रहता है, ये रहता है यहाँ 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 सेकंड तक। ये यहाँ पर कितनी देर रहेगा, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 सेकंड तक यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। इतनी देर में ही ये वापस उड़ जाता है, यानी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी मूल अवस्था में वापस आएगा और अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को ऊष्मा या प्रदीप्ति ऊर्जा के रूप में नष्ट कर देता है। यानी ये यहाँ से वापस कहाँ आएगा, अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितनी देर रुका है, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -9 सेकंड तक, और फिर ये तुरंत कहाँ गया है, वापस अपनी जो मूल अवस्था है वहाँ आ जाएगा। और इस दौरान ये ऊष्मा का क्या कर देता है, ऊष्मा को प्रदीप्ति के रूप में बाहर निकाल देता है या नष्ट कर देता है, ठीक है। यानी इस तरह से ऊष्मा आ जाएगी, ऊष्मा तो नष्ट हो जाएगी। क्लियर? दोबारा देखें हम, देखिए क्लोरोफिल अणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्र में होते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। जब ये जो विकिरण है उसको अवशोषित करेंगे तो इसकी ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से जो स्टेज है उससे निकल करके बाह्य ऊर्जा कक्ष में स्थापित होगा कुछ समय के लिए, बहुत ही कुछ समय के लिए। ये रहता है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 9 सेकंड तक यहाँ रहता है। यहाँ से ये इसकी अस्थिर अवस्था मानी जाती है, अनस्टेबल स्टेज है। इस अनस्टेबल स्टेज से ये अपनी स्टेबल स्टेज में वापस आएगा। इस दौरान ये ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्या कर देता है, ह्रास कर देता है। और इसी प्रकार का सिद्धांत
पादपों में लागू होता है। यानी इसी प्रकार से पादपों में दृढ़ता से जो अणु जुड़े हुए होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन अनेक ग्राहियों के माध्यम से ट्रांसफर होकर अपनी मूल अवस्था में आता है, अपनी मूल अवस्था से निकलता है, फिर कई ग्राहियों से होकर के फिर वो अपनी मूल अवस्था में पुनः आता है और इस दौरान मुक्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया जाता है। ठीक है, यानी जो मुक्त ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, फिर उसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कई ग्राहियों के माध्यम से ये ट्रांसफर होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला है रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है, जिसे हम एमर्सन प्रभाव भी कहते हैं। रेड ड्रॉप इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड ड्रॉप इफेक्ट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। देखिए, क्वांटम प्राप्ति जो है वो क्या है। एक वैज्ञानिक जिसने रॉबर्ट एमर्सन, इस वैज्ञानिक ने क्वांटम प्राप्ति पर प्रयोग किए थे और ये बताया था कि एक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण पर जितने ऑक्सीजन अणु मुक्त होते हैं उसे उसकी क्या कहते हैं, क्वांटम प्राप्ति कहते हैं। एक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण पर जितने ऑक्सीजन अणु मुक्त होते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटम प्राप्ति। अब फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए कितनी क्वांटम प्राप्ति या कितनी क्वांटम प्राप्ति मानी जा सकती है, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए होती है 2 क्वांटम प्राप्ति। कितनी होती है? 2 क्वांटम प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को सक्रिय करने के लिए 2 क्वांटा प्रकाश की जरूरत होती है। एक इलेक्ट्रॉन को सक्रिय करने के लिए कितने क्वांटा प्रकाश की जरूरत होती है? 2। एक इलेक्ट्रॉन को 2 क्वांटा प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए आगे हम ये भी बता सकते हैं कि चूंकि एक जो कार्बन डाइऑक्साइड अणु है उसको अपचयित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित और एक अणु ऑक्सीजन की विमुक्ति के लिए कितने क्वांटम प्रकाश की जरूरत हो जाएगी? एक अणु एक O2 की विमुक्ति के लिए कितने चाहिए? 2 क्वांटा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को कितने चाहिए? 2 क्वांटा। एक CO2 अणु से एक ऑक्सीजन अणु की विमुक्ति के लिए, ठीक है, इसको तो अपचयित होने के लिए और ऑक्सीजन अणु को विमुक्त होने के लिए। ठीक है, अब कितने क्वांटा की जरूरत रहती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 × 2 यानी कि 8। तो हम ये बता सकते हैं कि सीधी और सरल भाषा में कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित और एक अणु ऑक्सीजन की विमुक्ति के लिए 8 क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। एमर्सन ने क्या किया था कि शैवालों पर, क्लोरेला जैसे शैवाल, सिनेडेस्मस जैसे शैवालों पर इन्होंने प्रयोग किए थे और ये बताया था कि शैवालों पर जब एक वर्णी प्रकाश यानी विभिन्न जो तरंग धैर्य है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्वांटा प्राप्ति का अध्ययन किया जाए तो पता लगता है कि 680 nm से अधिक तरंग धैर्य की एक वर्णी प्रकाश पुंज में क्वांटम जो प्राप्ति है वो स्पष्ट रूप से घट जाती है, यानी 680 nm से अधिक ये घट जाएगी। दोबारा से सुनेंगे, एमर्सन ने शैवालों पर प्रयोग किए थे क्वांटम प्राप्ति के लिए और बताया था कि 680 nm से अधिक तरंग धैर्य की एक वर्णी प्रकाश पुंज में, यानी एक ही कलर का जो प्रकाश पुंज है उसमें क्वांटम प्राप्ति स्पष्ट रूप से घट जाती है। 680 nm से ऊपर का मान कहाँ आ जाता है? 680 nm से अधिक आ जाता है रेड जोन, यानी जो लाल वर्ण क्रम है उससे संबंधित है ये। यह कमी प्रकाश वर्ण क्रम के लाल क्षेत्र से संबंधित होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? रेड ड्रॉप कहेंगे, लाल पतन कहते हैं। जब किसी शैवाल को 680 nm से अधिक
प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य की प्राप्ति हो रही है तो क्वांटम प्राप्ति स्पष्ट रूप से घट जाएगी। यह आपको याद रखना है। क्वांटम प्राप्ति घटेगी तो यह जो nm है, नैनोमीटर, ये वाला, हाँ, ये जो है वो लाल वर्णक्रम से संबंधित है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लाल पतन। ठीक है। अब एक दूसरा प्रयोग भी एमर्सन ने किया था। एमर्सन ने एक और प्रयोग भी किया था, ये तो 680 nm से अधिक के लिए किया था। अब देखिए दूसरा प्रयोग जो इन्होंने किया था उसमें क्या बताया एमर्सन और सहयोगियों ने कि 680 nm से अधिक तरंग दैर्घ्य और 680 nm से कम तरंग दैर्घ्य। ये तो हो गई 680 nm से अधिक और ये हो गई 680 nm से कम। ठीक है, दोनों प्रकार की हैं। अगर इन दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाए तो हमें पता लगता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों लैम्ब्डा से प्राप्त फोटोसिंथेसिस की अलग अलग दर से भी अधिक थी। यानी इससे जो दर है वृद्धि दर फोटोसिंथेसिस की, इन दोनों का जो योग है अलग अलग जो वृद्धि दर है 680 nm से अधिक और 680 nm से कम, यानी जब 680 nm से अधिक और 680 nm से कम तरंग दैर्घ्य का एक साथ प्रयोग किया जाए तो फिर पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस जो वृद्धि है उसमें लैम्ब्डा से प्राप्त फोटोसिंथेसिस रेट अलग अलग दरों के योग से भी अधिक थी। अलग अलग दरों के योग से, अगर मान लो इसका जो योग है वो और इसका योग, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों में एक साथ जब इन दोनों का प्रयोग किया जाए तो जितनी वृद्धि दर प्राप्त होती है उतनी इनसे ज़्यादा होती है। ठीक है। इसको हम इसी तरह से बता सकते हैं 680 nm अगर है, ठीक है, तो नो इफेक्ट, इससे तो होगा नो इफेक्ट। 680 nm से अधिक है, 680 nm से अधिक है तो फिर कैसा होगा, ये अधिक होगा। ग्रोथ रेट कैसी होती है, अधिक। 680 nm से कम है, 680 nm से कम है तो भी कैसी होती है, अधिक। और अगर 680 nm का एक साथ प्रयोग किया जाए, अधिक भी प्लस कम भी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये इन सब से भी ज़्यादा होती है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की क्लास कल होगी, कल देखेंगे और इसमें। थैंक यू।